निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण फैसला था। इस अधिनियम को संसद में 2009 में पारित कराया गया और 1 अप्रैल 2010 में इस अधिनियम ने कानून की शक्ल ले ली। शिक्षा का अधिकार कानून के लागू होने के बाद पहली बार 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूरी बन गई, जिससे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को पाट दिया गया। इस कानून के तहत सभी निजी स्कूलों के लिए गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना जरूरी बन गया। आईआईएम की शुरुआत। आज विश्व की तमाम बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी हिंदुस्तानी बेटों के कंधों पर है। आईआईएम से निकलकर हिंदुस्तानी सपूत पूरे विश्व में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। वही आईआईएम जिसकी शुरुआत सबसे पहले कोलकाता और अहमदाबाद में हुई। तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि भारत में आने वाले समय में होने वाले औद्योगिकरण और बाजार के विस्तार में ऐसे कुशल लोगों की जरूरत होगी जिन्हें प्रबंधन में दक्षता हासिल हो। जिस सपने के साथ 1961 में आईआईएम खोला गया, वो सपना साकार हुआ और आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी भारत के सपूतों के कंधे पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आज हिंदुस्तान के मेडिकल जगत में किसी करिश्मे से कम नहीं है। सबसे पहले दिल्ली में एम्स की स्थापना की गई और इस सफल कोशिश का नतीजा है कि आज देश के बड़े बड़े शहरों में एम्स बनाए गए या फिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल भारत में 7 एम्स हैं, जबकि 13 अन्य एम्स का काम जारी है। मेडिकल सुविधाओं की दिशा में भारत की कामयाब कोशिश का नतीजा ही है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स 1956 में वजूद में आया। कुश्ती का कमाल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने एक बार फिर कुश्ती में कमाल किया और अपने विरोधी को गोल्डन पछाड़ देकर विश्व पटल पर भारत का डंका बजा दिया। सच कहें तो कुश्ती का संबंध भारत के पुरातन काल से है। महाभारत काल का मल्लयुद्ध कुश्ती के रूप में पहली बार सामने आया साल 1952 में, जब हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में भारत ने कांस्य पदक जीता था। पहलवान दादा साहेब जाधव और केडी जाधव ने ये सम्मान भारत को दिलाया था। उसके बाद से कुश्ती को खेलों में प्रमुखता से रखा जाने लगा और वक्त के साथ वो मौका भी आया जब कुश्ती भारत का हब बन गया। मौजूदा वक्त में भारत ने कुश्ती में अब तक 12 पदक हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। बैडमिंटन। आज जो खेल देश का गौरव बढ़ा रहा है, उसकी शुरुआत 1980 में हुई। हाल के कुछ सालों में बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसने फैंस का दिल तो जीता ही, साथ ही कई मौकों पर देश का मान बढ़ाया। 2016 में भारत में शुरू हुई प्रीमियर बैडमिंटन लीग के साथ बैडमिंटन फ्रेंचाइजी आधारित खेल भी बन गया और भारत आज बैडमिंटन का हब बन चुका है। पहले ये तमगा चीन के पास था। प्रकाश पादुकोण भारत में बैडमिंटन के इतिहास के पहले सुपरस्टार हैं। पादुकोण 1980 में प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय हैं और इसके साथ ही पुलेला गोपीचंद के स्टार शिष्यों में एक साइना नेहवाल बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता हैं। भारत में आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में भारत की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है। पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां आईटी सेक्टर में भारत के सपूतों ने अपने हुनर का लोहा ना मनवाया हो। लेकिन कामयाबी का ये सफर शुरू हुआ 1980 के दशक में। वो एक ऐसा दौर था जब भारत में योग्य इंजीनियर तो बन गए, मगर उनकी योग्यता को परखने या उनके निखरने के लिए तब देश में कोई अवसर नहीं थे। प्रोफेसर एस सदगोपन भारत में आईटी क्षेत्र में भारत की सफल यात्रा के सहयात्री रहे हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी हब है। भारत में आईटी इंडस्ट्री में काम कर रही टॉप कंपनियों की वैल्यूएशन 23.2 ट्रिलियन है और भारतीयों का आईटी सेक्टर में खर्च 101.8 बिलियन डॉलर है। भारत दुनिया का वैक्सीन हब। वैश्विक महामारी के दौर में जब दुनिया लाचार दिख रही थी, उस वक्त भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर न सिर्फ महामारी को मात दी,
बल्कि दुनिया के देशों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराकर अपनी साख मजबूत की। ऐसा नहीं है कि भारत ने कोरोना काल में पहली बार वैक्सीन बनाया था, बल्कि इसकी शुरुआत 2005 में ही हो चुकी थी, जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब बना। 2004-05 से भारत वैक्सीन क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के तौर पर उभरना शुरू हुआ। हर अगले 5 साल में भारत ने अपना एक्सपोर्ट दोगुना किया। 2005 से लेकर ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारत में कृषि उत्पादन। साल 1965-66 अकाल के बाद भारत में हरित क्रांति यानी कृषि क्षेत्र में ऐसी क्रांति आई जिसने कृषि उत्पादन या अनाज के मामलों में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को गेहूं भारत में न भेजने की धमकी दी। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत चुभ गई। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया, जो देश में हरित क्रांति का परिचायक बना और भारत में 1965 में इसकी शुरुआत हुई। पूर्व कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम को इसका जनक माना जाता है। किसी वक्त में जो अमेरिका भारत को गेहूं देने से इनकार कर रहा था, आज वही अमेरिका भारत से गेहूं आयात करता है। मेट्रो की शुरुआत। मेट्रो आज हर शहर की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। यही वजह है कि विकास के सरकारी खाके में मेट्रो अपना एक अहम स्थान रखता है। ऐसा नहीं है कि सरकार मेट्रो को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन हर शहर में मेट्रो का जाल लगातार बढ़ रहा है। भले ही इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन आज भारत मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। देश में 650 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क तैयार किया जा चुका है। 900 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं पर काम जारी है, जबकि करीब 1000 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूरी के लिए आ गई है। मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर, एक सपना जो लगातार सच हो रहा है, और वो है हथियारों के मामले में। विदेशी तकनीक खरीदकर स्वदेशी हथियार बनाने की शुरुआत भले ही 1983 में हुई, लेकिन डीआरडीओ की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत स्वदेशी मिसाइल तक इजाद कर चुका है। इसके तहत पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसे मारक मिसाइल तैयार किए जा चुके हैं। इस कामयाबी के साथ ही भारत उस युग में प्रवेश कर गया जब वो खुद के मिसाइल, फाइटर जेट और तमाम युद्ध हथियार बनाने लगा। आज भारत में सैकड़ों स्वदेशी मिसाइलें हैं। ब्लैक मनी के लेन देन को खत्म करने की दिशा में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत आर्थिक क्षेत्र में भारत की ओर से लिया गया एक सराहनीय कदम था। हालांकि इसकी शुरुआत 2016 में की गई, लेकिन साल दर साल ट्रांजैक्शन का दर बढ़ता ही जा रहा है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2021-22 में 7,422 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, जो 2020 और 21 की तुलना में 33% ज्यादा है। भारत के इस कदम से लेन देन जितना आसान हुआ, वो एक विकासशील राष्ट्र की सोच का ही नतीजा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सराहनीय कदम। मौजूदा वक्त में डीआरडीओ भारत के लिए रक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा है। 1958 में भारत में डीआरडीओ का गठन फुल फ्लेज संस्था के तौर पर हुआ, जो भारत की रक्षा कवच मानी जाती है। शुरुआत में डीआरडीओ देश की 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को तकनीकी मदद देती थी और देश का रक्षा कवच मजबूत करती थी। बाद में इसका दायरा बढ़ गया और आज ये टैंक्स, फाइटर जेट, मिसाइल जैसी चीजें बनाती है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत। भारत में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। इसका मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार की सोच और इस क्षेत्र में किए गए काम का नतीजा है कि भारत में इस वक्त लगभग 73,000 स्टार्टअप हैं। अगर स्टार्टअप में यूनिकॉर्न की बात करें तो इस टर्म का इस्तेमाल वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री के उन स्टार्टअप कंपनियों के लिए होता है जिनकी वैल्यूएशन $100 करोड़ या उससे ज्यादा की हो। 2021 में भारत में 44 स्टार्टअप 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुए।
2022 की पहली तिमाही में 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न के क्लब में शामिल हो चुके हैं और इसके साथ ही भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 100 हो गई है। योग। कोरोना काल के दौरान जब दुनिया अनजान वायरस के कहर से जूझ रही थी, तब भी योग का डंका पूरी दुनिया में बजा। बेअसर इलाज पर योग असरदार साबित हुआ और इसका खिताब हिंदुस्तान ने हासिल किया। योग वो सोच थी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दिए गए भाषण में दुनिया के सामने जाहिर किया था और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 को पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कर दी। 2015 में योगा डे पर 35,985 लोगों ने सिंगल सेशन में एक साथ पार्टिसिपेट किया, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। सरकार ने पहले योगा डे पर 32.75 करोड़ रुपए खर्च किए। इंडियन योग इंस्टीट्यूट के अलावा भारत में 17 ऐसे योग इंस्टीट्यूट हैं जो भारत सरकार के मानकों के मुताबिक हैं। ऑपरेशन गंगा की सफलता। रूस यूक्रेन जंग के दौरान तिरंगे की ताकत का एहसास विदेशी जमीन पर तब हुआ जब भारत सरकार ने शुरू की ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को यूक्रेन भेजा, बल्कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों तक मदद पहुंचाई जाती रही। भारत सरकार ने इस मिशन के तहत भारतीयों को महफूज अपने वतन बुलाया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख ही थी कि यूक्रेन में जहां हर तरफ मौत का सायरन बज रहा था, वहीं तिरंगे के साथ गुजरते किसी भी बस को रोकने की हिम्मत न यूक्रेन ने की और न ही रूस ने। आदिवासी महिला देश की सर्वोच्च कुर्सी पर। ये मौजूदा सरकार की सोच का ही नतीजा था कि हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर विरोधियों को खामोश कर दिया गया। हालांकि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन मुर्मू को यशवंत सिन्हा के मुकाबले 64% वोट मिले। भारत की सरकार की सार्थक सोच का ये नतीजा है कि आज देश की सर्वोच्च कुर्सी पर एक आदिवासी महिला आसीन है।